दाऊद को जहर, यह देखकर आप चौंक गए होंगे। आखिर भारत के इस दुश्मन को कौन जहर देने वाला है? क्या दाऊद का कोई नया दुश्मन पैदा हो गया है? भारत ने दाऊद को पकड़ने या मारने की 2 नाकाम कोशिशें की हैं, तो आखिर अब उसे जहर देने की कोशिश कौन कर सकता है? आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दाऊद इब्राहिम को पालने वाले ही उसकी मौत का प्लान बना रहे हैं। जी हां, खुफिया विभाग को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI दाऊद से पिंड छुड़ाना चाहती है। इसके लिए वो कभी भी उसे ठिकाने लगा सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट जो बता रही है कि पाकिस्तान में शायद खुद चुकी है दाऊद की कब्र। आज से ठीक साल भर पहले नवंबर 2014 की एक शाम, हवा में खुनक थी। इस्लामाबाद में गुलाबी सर्दी शुरू हो चुकी थी। भारतीय खुफिया सर्विस का एक एजेंट ड्यूटी पर था। उसे जाना था इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर आगे एक खास मकान की ओर। भोबन हिल्स का यह मकान इस्लामाबाद मूरी रोड पर था। उसे एक खास घर की निगरानी सौंपी गई थी। ये घर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का सेफ हाउस था और यहाँ रखा गया था भारत का अपराधी 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का मुजरिम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। इस स्पॉटर यानी किसी खास इंसान की निगरानी करने वाले एजेंट ने इस घर पर नजरें गड़ा ली। अचानक घर से गाड़ियों का काफिला निकला। एक गाड़ी में बैठा एक साया दिखा। गौर से देखने पर उसे पहचानते देर न लगी। दाऊद इब्राहिम ISI के उस सेफ हाउस से बाहर ले जाया जा रहा था। आखिर दाऊद को कहां ले जाया जा रहा था? भारतीय स्पॉटर्स ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक पाकिस्तान में दाऊद के लिए ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 9 ठिकाने हैं जहां जरूरत और वक्त के मुताबिक दाऊद बसता है। और अगले 2 महीने तक भारतीय स्पॉटर्स ने इस खास घर की निगरानी की है। और एक अखबार में छपी जानकारी के मुताबिक इन जासूसों ने कई अहम जानकारियां दी है। अखबार का दावा है कि भारतीय एजेंसियों ने इस घर की निगरानी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि इस घर में दाऊद इब्राहिम छुपा हुआ था, या फिर इसलिए कि उन्हें कुछ होने का अंदेशा भी था? बताया गया है कि भारतीय स्पॉटर्स ने 2 महीने तक इस घर की तरफ जाने वाली सड़कों पर नजरें रखी। घर के मुख्य दरवाजे की 24 घंटे निगरानी की गई। घर में आने जाने वाली गाड़ियों के नंबर नोट किए गए। उनके मालिकों का पता किया गया। घर में रहने वाले या काम करने वाले हर इंसान के टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर निकाले गए। घर की रखवाली में कितने गार्ड्स तैनात हैं ये देखा गया। घर की बाउंड्री कितनी ऊंची है ये नोट किया गया। अखबार का दावा है कि भारत में बैठी एक विशेष टीम इस घर से होने वाले सभी फोन कॉल सुन रही थी और एक-एक लफ्ज रिकॉर्ड ही नहीं नोट भी किया जा रहा था। पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। बातचीत सुनते हुए इस टीम के कान खड़े हो गए। उन्हें लग गया कि दाऊद इब्राहिम के बुरे दिन आने वाले हैं। दाऊद इब्राहिम का कद, रसूख और जलवा अब वो नहीं रहा। अब वो पाकिस्तान का मेहमान नहीं बल्कि ISI का कैदी है। करीब 20 सालों तक उसकी रखवाली के बाद अब उसे ठिकाने लगाया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तानियों को डर है कि अगर दाऊद जिंदा भारत के हाथ लग गया तो पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क के ठप्पे से बच ना पाएगा। अगर अखबारों में छपी ये खबर सच है तो दाऊद इब्राहिम के लिए पिछले 20 सालों में ये सबसे बुरी खबर है। लेकिन इन सब के बीच लाख टके का सवाल ये कि आखिर भारतीय एजेंसियों के कानों में ऐसा क्या पड़ गया जिससे कि उन्हें लगने लगा कि अब पाकिस्तान के भीतर ही दाऊद की खैर नहीं है। कहा जा रहा है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद से ही दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में दिन बदलने लगे और अब छोटा राजन के भारत लाए जाने के बाद दाऊद के सिर पर मौत मंडराने लगी है। उसे अब तक सरपरस्ती देने वाले हाथ ही उसकी गर्दन पर कसने लगे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान को ये लगने लगा है कि छोटा राजन की मदद से दाऊद की पाकिस्तान में मौजूदगी साबित करने में भारत को ज्यादा देर नहीं लगेगी। और अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान न सिर्फ अमेरिका बल्कि संयुक्त राष्ट्र की नजरों से भी बच न पाएगा। दोनों के लिए दाऊद इब्राहिम एक अपराधी, एक वांटेड, एक मुजरिम आतंकवादी है जिसके सिर पर इनाम भी है। अखबार के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों को इस बात का पूरा अंदेशा है कि ISI दाऊद इब्राहिम को मार सकती है और इस मौत को सामान्य मौत की शक्ल दी जा सकती है।
हत्या का अंदेशा तक न हो। दाऊद पर नजर रख रहे एक सूत्र ने अखबार को बताया, पाकिस्तान से इंटरसेप्ट की गई फोन कॉल से पता चल रहा है कि वो शायद दाऊद को ठिकाने लगा दे, क्योंकि उसे बचाए रखने के चक्कर में पूरी दुनिया के सामने उसकी कलई खुल सकती है। इसके अलावा अब आईएसआई को दाऊद की और जरूरत भी नहीं बची। दाऊद इब्राहिम अब पाकिस्तान के लिए बोझ बन चुका है। तो क्या इसी वजह से दाऊद इब्राहिम अपने ही घर का कैदी बनकर रह गया है? क्या दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मारने की तैयारी है? क्या ये भी मुमकिन है कि दाऊद इब्राहिम को मारा जा चुका हो और सिर्फ अंडरवर्ल्ड को चलाते रखने के लिए उसके नाम का सिक्का जिंदा रखा जा रहा है? क्या इसीलिए दाऊद इब्राहिम का परिवार पिछले कुछ वक्त से लगातार पाकिस्तान से दूसरे मुल्क आ जा रहा है? क्या इसीलिए दाऊद इब्राहिम का परिवार पिछले कुछ वक्त से लगातार पाकिस्तान से दूसरे मुल्क आ जा रहा है? क्या इसी वजह से दाऊद की फैमिली को पाकिस्तान ने नए पासपोर्ट जारी किए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। बेशक दाऊद छुपा बैठा है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने कारोबार को कैसे चला रहा है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल इसमें उसके मददगार होते हैं उसके नए साथी, लगातार उसके साथी बढ़ रहे हैं। असलम चौधरी, मिस्टर फिक्सिट भी कहा जाता है दाऊद इब्राहिम का इसे, और सुबह भाई, ये लोग कराची और बांग्लादेश का धंधा देख रहे हैं। बकायदा दाऊद इब्राहिम ने जिम्मेदारियां बांट रखी हैं इन लोगों को। मलिक भाई एक और ऐसा नाम है, दरअसल जो फोन पर बातचीत हो रही है उन्हें इंटरसेप्ट किया जा रहा है। जब से NSA बने हैं, अजीत डोभाल, उनके करीबियों से और सोर्सेस से जो खबर आ रही है, उनके पास बहुत इंफॉर्मेशन है और कई बातचीतों को इंटरसेप्ट किया गया है। इनमें ये लोग जैसे मलिक भाई है या बाकी के लोग हैं, लाहौर का कारोबारी है, 2 दुकानें इसकी वहां पर हैं, और दाऊद के नकली करेंसी का धंधा देखने वाला ये शख्स है। अगर दाऊद तक पहुंचना है तो इन लोगों पर निगाह रखनी जरूरी है, इन तक पहुंचना जरूरी है। शेख शफी ये दुबई का कारोबारी है और ये एक सरकारी अधिकारी भी रहा है पाकिस्तान में। शेख शफी भी बड़ा साथी है दाऊद इब्राहिम का और दाऊद के रियल एस्टेट के धंधे को देखता है। अबू धाबी आना जाना इसका भी लगा रहता है। खटका ये एक नेपाली शख्स है। अभी हमने जिस मलिक भाई की बात की वो अपना धंधा खटका की मदद से करता है। ये खटका नेपाल का कारोबारी है। यानी आप देख सकते हैं किस तरीके से बांग्लादेश, कराची, अबू धाबी, नेपाल तक अपना जाल बिछा रखा है दाऊद इब्राहिम ने। अबू धाबी में दाऊद का कारोबार बढ़ाने में मददगार है ये खटका। तो दाऊद के ये नए साथी हैं जिनके दम पर दाऊद बेशक सामने ना आ रहा हो, छुपा फिर रहा हो, लेकिन इसके बावजूद अपने धंधे को, अपने काले कारोबार को लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। क्या भारतीय खुफिया एजेंसियां ये मान रही हैं कि वाकई दाऊद इब्राहिम को उसके रखवाले मार सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि दाऊद को भारत से बचाने के लिए ये नया कुचक्र रचा गया है? अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन कांड दोहराना नहीं चाहता। लादेन को छिपा कर रखना उसे भारी पड़ा। अब दाऊद को छिपा कर रखने का जोखिम वो नहीं लेना चाहता। एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के छिपने और मारे जाने के बाद पाकिस्तान सतर्क हो गया है। पाकिस्तान किसी भी सूरत में दाऊद इब्राहिम को भारत के हाथ पड़ने नहीं दे सकता। वो नहीं चाहेगा कि भारत दाऊद की पूरी दुनिया के सामने नुमाइश करे। इसके बजाय वो दाऊद को खुद ही मार देना पसंद करेगा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के इस सेफ हाउस में रह रहे बाशिंदों की बातचीत को जो रिकॉर्ड किया गया है, उससे भारतीय एजेंसियां इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि पिछले 1 साल से दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान से बाहर नहीं निकलने दिया गया है और इस्लामाबाद और कराची के ही सेफ घरों में दाऊद इब्राहिम को रखा जा रहा है। जबकि पहले दाऊद इब्राहिम एक राजा की तरह 8-9 मकानों में आलीशान जिंदगी जीता था। अखबार ने खुफिया विभाग के एक सूत्र के हवाले से बताया है कि दाऊद का अंतिम टिकट कभी भी काटा जा सकता है। आईएसआई दाऊद इब्राहिम को जहर दे सकती है। इस मामले में तो मुमकिन है कि दाऊद की मौत की खबर किसी को भी ना लगे। पाकिस्तान की एजेंसी इस मौत को 7 पर्दों के भीतर छिपा भी सकती है। यही एजेंसी दाऊद के पूरे परिवार का आना जाना तय करती है। ये एजेंसी ही दाऊद के पूरे परिवार को कंट्रोल करती है। अखबार का दावा है कि दाऊद की जिंदगी एक आजाद पंछी जैसी नहीं रह गई। इस जिंदगी पर अब पाकिस्तानी एजेंसियों का अख्तियार है। दाऊद के अलावा उसकी पत्नी महजबीन, दाऊद के बेटे मोइन, दाऊद की बेटियां महरूख और मेहरीन की हर हरकत पर इन एजेंसियों का ठप्पा रहता है। हर हरकत उनकी जानकारी में होती है। सवाल ये कि आखिर दाऊद के उस दबंग अवतार का क्या हुआ? जो भारतीय एजेंसियां इसकी निगरानी कर रही है, उनके पास जो रिकॉर्ड मौजूद हैं, उसके मुताबिक इस साल अप्रैल में दाऊद इब्राहिम घर से बाहर निकला। पहला तो तब जब कराची में उसे एक जलसे में शरीक होना था और दूसरा तब जब उसे जियाउद्दीन अस्पताल जाना था।
शायद मेडिकल चेकअप के लिए दाऊद जियाउद्दीन अस्पताल गया हो, लेकिन उसके बाद से उसका कोई बड़ा मूवमेंट दिखता नहीं। दाऊद को करीब से जानने वालों के लिए ये हैरत भरा है, क्योंकि दाऊद भारत और दूसरे देशों के खुफिया एजेंट से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदलता रहता था। लेकिन हैरत की बात यह है कि अब दाऊद ठिकाने नहीं बदल रहा, जबकि उसके घर के तमाम सदस्य पिछले कुछ वक्त से लगातार पाकिस्तान से बाहर आ जा रहे हैं। इस बीच दाऊद का कारोबार संभालने वाले नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं। तो आखिर दाऊद कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दाऊद चिर निद्रा में सो चुका है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके रखवालों ने ही उसे मार दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि दाऊद को जहर दिया जा चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। दाऊद का नापाक पासपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। दाऊद इब्राहिम के परिवार के अलग अलग लोगों के पासपोर्ट बाकायदा नंबर से और पाकिस्तानी सरकार से पासपोर्ट जारी किए गए हैं। पासपोर्ट नंबर J589103 ये पासपोर्ट है महजबीन का, जो है दाऊद इब्राहिम की पत्नी। इंटरनेशनल डॉन और आतंकी दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने का कितना बड़ा सबूत है। और लगातार फ्रीक्वेंटली ये लोग आ जा रहे हैं पाकिस्तान के बाहर और इनका बाकायदा ट्रैक रिकॉर्ड रखा जा रहा है। पासपोर्ट नंबर J588518 ये है मोइन का पासपोर्ट, जो कि है दाऊद का बेटा। और सबसे प्यारी बिटिया है दाऊद इब्राहिम की, मारूख। आपको याद होगा कि अभी पाकिस्तान में शादी भी हुई थी मारूख की, और इस शादी में भी दाऊद इब्राहिम के पहुंचने की बात कही गई थी। मारूख का आना जाना भी लगा रहता है। मारूख को दाऊद इब्राहिम के वारिस के तौर पर भी देखा जाता है। पासपोर्ट नंबर J563473 ये है मारूख का पासपोर्ट। यानी ये दाऊद का पूरा परिवार किस तरीके से लगातार फ्रीक्वेंटली ट्रेवल कर रहा है, इस पर भी जांच एजेंसियों की निगाह है, क्योंकि निशाना है दाऊद। और बिहार चुनाव के नतीजों ने लालू यादव, उनकी पार्टी और परिवार में नई जान फूंक दी है। आरजेडी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लालू के 2 बेटे विधायक भी बन गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या इसी परिवार के किसी वारिस को बिहार के डिप्टी सीएम की कुर्सी मिलेगी, और अगर ऐसा हुआ तो क्या इसके कई खतरे भी सामने आएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। कौन बनेगा बिहार का नया डिप्टी सीएम? मीसा, तेज प्रताप, तेजस्वी या कोई और? लालू परिवार से कोई डिप्टी सीएम बना तो क्या होगा? ऐसे कई सवाल हैं जो बिहार की जनता के मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी का सेहरा लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल के सिर बंधा है। पार्टी ने शानदार कमबैक करते हुए अपने हिस्से की 101 सीटों में से 80 पर जीत हासिल की। लालू के दोनों बेटे पहली बार मैदान में उतरे और विधायक भी चुन लिए गए। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन्हीं दोनों बेटों में से किसी के सिर पर उप मुख्यमंत्री का ताज सजेगा? सवाल इसलिए भी क्योंकि बीजेपी जेडीयू गठबंधन के वक्त डिप्टी सीएम का पद बीजेपी के खाते में था। इस चर्चा को तब और बल मिला जब लालू की बेटी मीसा भारती ने IBN 7 से खास बातचीत के दौरान इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। आप इसकी चिंता ना करें, बिल्कुल आराम से हमारे जो तीनों दल के नेता हैं वो मिल बैठ करके तय कर लेंगे कि किसका क्या रोल होगा और कौन क्या करेगा। दरअसल लालू के छोटे बेटे तेजस्वी राजनीतिक रूप से ज्यादा सक्रिय हैं, लेकिन बड़ा होने के कारण तेज प्रताप की दावेदारी भी सामने है। ऐसे में अगर किसी एक को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला होता है तो परिवार से बाहर किसी विधायक को पद देने का खतरा लालू नहीं उठाएंगे। लेकिन परिवार से किसी को डिप्टी सीएम बनाना भी उनके लिए बड़ी चुनौती है। उनके बेटे भी इस सवाल का गोलमोल जवाब ही दे रहे हैं। इस विषय पे पार्टी के और महागठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, उन पे छोड़ देना चाहिए कि आगे मंत्रिमंडल कैसा होगा, कौन क्या, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी। मेरे ख्याल से ये जो चुनाव उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए नहीं रहा। राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि हो सकता है लालू यादव फिलहाल कुछ वक्त तक ये पद ना लें। उनके मुताबिक लालू शायद अपने बेटों के राजनीतिक रूप से परिपक्व होने के बाद ही कोई फैसला ले। 10 साल बाद बिहार की राजनीति के किंग मेकर बने लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार डिप्टी सीएम के पद पर किसी भी तरीके की टिप्पणी से बचकर अपने राजनीतिक भविष्य को किसी भी तरीके के दांव से बचाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, पटना, IBN 7।
सोमवार को बीसीसीआई की एजीएम में भारतीय क्रिकेट से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बोर्ड ने अपने मौजूदा अध्यक्ष शशांक मनोहर को आईसीसी के चेयरमैन के पद के लिए बीसीसीआई का प्रतिनिधि बनाया, तो वहीं राष्ट्रीय चयन समिति से भी रॉजर बिन्नी और राजेंद्र हंस की छुट्टी हुई। औपचारिक तौर पर खत्म हो गया एन श्रीनिवासन युग। शशांक मनोहर होंगे नए आईसीसी के चेयरमैन। रॉजर बिन्नी और राजेंद्र हंस चयन समिति से हटाए गए। एमएस के प्रसाद और गगन खोड़ा बने नए चयनकर्ता। मुंबई में बीसीसीआई की 86वीं एजीएम के दौरान सबसे पहले आधिकारिक मुहर लगी एन श्रीनिवासन की आईसीसी की गद्दी जाने पर। The BCCI representative to the ICC will be Mr. शशांक मनोहर। इतना ही नहीं, पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष शरद पवार की भी वैकल्पिक डायरेक्टर के तौर पर आईसीसी में एंट्री हो गई है। इसका मतलब यह है कि अगर शशांक मनोहर आईसीसी की बैठक में नहीं जाते हैं तो उनकी जगह शरद पवार इसमें शामिल होंगे। हितों के टकराव को लेकर बीसीसीआई हाल ही के दिनों में अपनी गंभीरता दिखाने की मुहिम में जुटी हुई है और इस कड़ी में चयन समिति से रॉजर बिन्नी की छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि उनके बेटे स्टुअर्ट बिन्नी भारत की ओर से खेलते हैं। There should not be injustice on Stuart Binney also. If he is a deserving player, he should not get a flag from the media that because he is Roger Binney's son is playing. बिन्नी के अलावा राजेंद्र हंस भी नए चयन समिति का हिस्सा नहीं होंगे। नए चयन समिति में मुख्य चयनकर्ता संदीप पाटिल के साथ विक्रम राठौर, सबा करीम, एमएस के प्रसाद और गगन खोड़ा होंगे। इसके अलावा बोर्ड ने टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री को भी आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल से हटा दिया है। हितों के टकराव को मुद्दों को देखने के लिए बोर्ड ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एपी शाह को लोकपाल नियुक्त किया है। इसके अलावा बीसीसीआई ने पुणे, रांची, धर्मशाला, विशाखापट्टनम, इंदौर और राजकोट को भी पहली बार टेस्ट सेंटर का दर्जा दे दिया है। पिछले कुछ महीनों में बीसीसीआई का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका है। यही वजह है कि बीसीसीआई ने एजीएम मीटिंग में बड़े और काफी ज्यादा कड़े फैसले लिए। बीसीसीआई अधिकारियों का मानना है कि लोगों का विश्वास जिस तरह बीसीसीआई उनके अधिकारियों पर उठ रहा था, वो विश्वास वापस आए। मुंबई से कैमरामैन विक्रम सावंत के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। इंडिया 9 बजे का सफर यहीं तक। देखते रहिए IBN 7।